हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हम एक चीज के बारे में देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये भूगोल का टॉपिक नहीं है, ये है जो भूगर्भिक विज्ञान है। उसमें हम भूगोल की आंतरिक संरचना जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो अपने ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट है उसमें हम अनेक स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं और उन स्थलाकृतियों के बनने में जो दो बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। ठीक है, तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल उन दोनों बलों का जो परिणाम है, जो प्रतिफल निकल कर आता है वही स्थलाकृतियां होती हैं। स्थलाकृतियां क्या हैं? जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, महाद्वीप, महासागर। तो ये सभी क्या हैं? ये स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, तो इनको बनाने में दो बल कार्य करते हैं, एक बाह्य बल, ठीक है, जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर कार्य करता है, एक है आंतरिक बल जो पृथ्वी के धरातल के अंदर कार्य करता है। तो उन्हीं सब चीजों को जानने के लिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आखिर ऐसा है क्या जिससे इस तरह की जो स्थलाकृतियां या इस तरह की जो संरचनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए यहाँ पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी संरचना कैसी है, उसकी संरचना जियोड है, मतलब ठीक है, पूर्ण रूप से गोल मतलब ये पूर्ण रूप से ऐसे गोलाकार नहीं है, जियोड आकृति है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है तो इसका जो केंद्र है, ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है। केंद्र से पृथ्वी की सतह जो है वहां तक की जो गहराई है, मतलब पृथ्वी की सतह से, ये पृथ्वी की सतह है और ये इसका केंद्र है। तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की जो गहराई है वो है टोटल कितनी है? 6000। ये है टोटल जो इसकी गहराई है वो है 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो मनुष्य के लिए पृथ्वी की सतह से 6371 किलोमीटर तक जा पाना संभव नहीं है। तो इस चीज को जानने के लिए कि इतनी गहराई तक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस तरह की है, तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम दो तरह के जो स्रोत होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष स्रोत और एक होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, तो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या होता है कि हम डायरेक्टली चीजों को जान पाते हैं, उनका लैब में ले जाकर उनका अध्ययन कर पाते हैं और उससे पता कर पाते हैं कि ये किस तरह से, मतलब पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसमें किस तरह का लावा होगा, किस तरह के पदार्थ होंगे, ठीक है, कितना टेम्परेचर होगा, इन सब चीजों का पता लगा सकते हैं। और जो इनडायरेक्ट सोर्स हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत है, उनका जो वैज्ञानिक है वो सिर्फ अनुभव, उसको सिर्फ एक ये कह सकते हैं कि अनुभव कर सकते हैं या फिर एक मोटा मोटा उसका आइडिया ही लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए हम सबसे पहले जो स्रोत हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के स्रोत, ये अपने सविंदर सिंह की बुक में दो स्रोत दिए हुए हैं, प्राकृतिक स्रोत एक, अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोतों में क्या देखते हैं? सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत है, तो अप्राकृतिक स्रोत में हम क्या देखेंगे? अप्राकृतिक स्रोत में हम सबसे पहले देखते हैं तापमान, ठीक है, दबाव और एक है घनत्व। ठीक है, तो ये सब क्या है? तापमान, दाब और घनत्व, ये अप्राकृतिक स्रोत हैं। वैसे ही है एक प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में हम क्या देखते हैं कि जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उनका हम अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। एक तो है भूकंपीय तरंगे, ठीक है, भूकंपीय तरंगे हैं उनका भी जो भूकंप अभिलेखी है उसके द्वारा अध्ययन किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें प्लेटें कितनी गति से गति कर रही हैं, मतलब कितनी स्पीड से तरंगे आ रही हैं। ठीक है, इन सब चीजों का पता लगाया जाता है भूकंपीय तरंगों से। और एक होता है ज्वालामुखी लावा। ठीक है, एक प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी लावा।
ठीक है। तो ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा निकलता है उसका जो अध्ययन करके हम प्रकृति के बारे में, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि अंदर इसके क्या है। लेकिन अपने एनसीईआरटी में दो सोर्स दिए हुए हैं, एक डायरेक्ट सोर्स और एक इनडायरेक्ट सोर्स। तो वही है डायरेक्ट सोर्स। क्या है डायरेक्ट सोर्स? मतलब जो पृथ्वी की आंतरिक सतह से, मतलब अंदर से जो डायरेक्टली निकलते हैं और उनका हम अध्ययन करके पता लगा पाते हैं कि अंदर क्या है, उनको डायरेक्ट सोर्स कहा गया है, यानी प्रत्यक्ष स्रोत कहा गया है। एक है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स का वही है कि इसका सिर्फ मात्र अनुमान लगाया जा सकता है कि अंदर है क्या। तो डायरेक्ट सोर्स में हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने देखा कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी है और ये इसका केंद्र है। तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की जो गहराई है वो कितनी है? 6,371 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ तक प्रत्यक्ष रूप से, यानी पृथ्वी की सतह से और केंद्र तक मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। अभी तक जो मनुष्य है उसने अपनी जो मतलब कोशिशें की हैं वो कहाँ तक की हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की गहराई में जाने की कोशिशें कहाँ तक कर पाया है। जैसे हम देखते हैं कि दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खानें हैं वहां 3 से 4 किलोमीटर तक, ठीक है, 304 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदा गया है। क्या पे खाने हैं सोने की और हीरे की। तो वहां तक 3 से 4 किलोमीटर तक की गहराई तक ही मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पहुंच पाया है। ये मान लो कि ये 6,371 है, इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट भी नहीं है, ये तो मतलब सिंगल डिजिट में ही चल रहा है अभी तो, कि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ तक मुश्किल से जो मनुष्य पहुंच पाया है। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर का आर्कटिक महासागर में एक क्षेत्र है कोला प्रायद्वीप। ठीक है, कोला प्रायद्वीप। तो यहां अभी तक परवेदन यानी ड्रिलिंग के द्वारा 12 किलोमीटर तक ड्रिल किया गया है। ठीक है। तो सबसे जो अभी तक सबसे गहरा गड्ढा जो खोदा गया है, सबसे ज्यादा जो मनुष्य के द्वारा ड्रिल किया गया है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने की कोशिश की गई है, वो मात्र अभी तक 12 किलोमीटर तक ही है। प्रत्यक्ष रूप से तो मनुष्य 3 से 4 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया, लेकिन वैसे देखें ड्रिल करके मतलब आंतरिक चीजों का पता लगा पाना मात्र 12 किलोमीटर तक ही अभी तक हो पाया है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य की सीमाएं कितनी है, मतलब इन चीजों को पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने में, प्रत्यक्ष रूप से पहुंच पाने में कितना इन लोगों के लिए मतलब इम्पॉसिबल सा ही है कि यहाँ तक पहुंच पाना उनके लिए संभव हो। ऐसे ही हम देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? जिनका हम मात्र अनुमान लगा सकते हैं। तो वो क्या क्या है? वो है, ये सब चीजें मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट सोर्स है और कौन सा इनडायरेक्ट सोर्स है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हम क्या देखते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत में है तापमान, घनत्व, दाब, ठीक है, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय भूकंपीय तरंगे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, एक है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और एक है उल्काएं। ठीक है। तो ये वाला एक ये है उल्काएं। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, उल्काएं प्रत्यक्ष स्रोत है या अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो उल्काएं क्या है? ये अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अप्रत्यक्ष स्रोत में आती हैं। तो पता चल गया कि अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन से हैं। अब एक एक के बारे में हम आगे देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पहला देखेंगे घनत्व। तो घनत्व क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से, जैसे ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये है पृथ्वी की सतह। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा के बाद में घनत्व में वृद्धि होना रुक जाती है और उसी को कहा जाता है क्रांतिक सीमा। ठीक है।
तो घनत्व, पृथ्वी का घनत्व जैसे हम देखते हैं, पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व है 5.517 ग्राम सेमी क्यूब, ठीक है। ये है पृथ्वी का घनत्व। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व ये, ठीक है। तो ये है 5.517 ग्राम सेमी क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं धरातल का घनत्व। जो पृथ्वी का धरातल है उसका औसत घनत्व कितना है? वो है 2.6 से 3.3 ग्राम सेमी क्यूब। और इसी प्रकार से हम देखते हैं जो केंद्र है पृथ्वी का जो केंद्र है उसका घनत्व कितना होता है? 11 के आसपास। जो औसत घनत्व है वो 11 ग्राम सेमी क्यूब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो पृथ्वी का धरातल है, धरातल से केंद्र की तरफ जाने पर क्या होता है? घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है। इसी प्रकार एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल में असमानताएं पाई जाती हैं। किस प्रकार से पाई जाती हैं? कि जो पृथ्वी का केंद्र है, जैसे पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से जो भूमध्य रेखा है उसकी दूरी अधिक होने के कारण वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। और पृथ्वी के केंद्र से जो ध्रुव हैं उनकी जो दूरी है बीच की वो कम होने के कारण जो ध्रुव है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय विसंगति। तो गुरुत्वीय विसंगति क्या है? कि जैसे पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है वहां पर अनेक से पदार्थ वितरित हैं, यानी बहुत सारे पदार्थों का वितरण है। उन पदार्थों का द्रव्यमान भी अलग अलग होता है और द्रव्यमान अलग अलग होने के साथ ही उनका घनत्व भी अलग अलग होता है। तो जहां जो द्रव्यमान अधिक है उनका घनत्व अधिक होगा और जहां घनत्व अधिक है वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। तो ये जो भिन्नता है गुरुत्वाकर्षण बल की, वही गुरुत्वीय विसंगति है। तो एक बार देख लेते हैं गुरुत्वीय विसंगति यानी ग्रेविटी एनोमली क्या है। कि पृथ्वी के अंदर घनत्व में भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता पाई जाती है और इसी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय विसंगति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दबाव। तो दबाव क्या है? जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाते हैं तो जैसे 3 परतें हम देखते हैं, कौन कौन सी हैं? एक क्रस्ट है, मेंटल है और एक कोर है। ये क्रस्ट हो गई, ये मेंटल है और ये कोर है। तो इन परतों का दबाव जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो दबाव बढ़ता जाता है। वैसे ही हम देखते हैं कि सतह से केंद्र की तरफ जाने पर क्या होगा? जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तापमान। तो तापमान क्या है? ये भी जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ता है और इसकी बढ़ने की दर क्या होती है? देखो, बढ़ने की दर होती है, बढ़ने की दर होती है तापमान की, एक बार यहां देख लेते हैं। प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 100 मीटर की दूरी पर जाने पर 100 मीटर की दूरी पर जाने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और अपने जो सविंदर सिंह की बुक है उनमें दिया हुआ है कि जैसे ही हम 100 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। 2900 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं 5150 मीटर किलोमीटर है, ये सब के सब किस में है? ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो 5150 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर क्या होता है? जो तापमान है वो कितना बढ़ जाता है? 4300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ऐसे ही हम देखते हैं जो पृथ्वी का केंद्र है लास्ट में कितना है? 6371 किलोमीटर पर क्या होता है? जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री के आसपास बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो पृथ्वी की सतह है उसमें टेम्परेचर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? एक तो देखो जैसे जैसे हम सतह से केंद्र की तरफ जाते हैं तो जो घनत्व है उसमें भी वृद्धि होती जाती है और दाब में भी वृद्धि होती जाती है। तो इसी कारण तापमान में भी वृद्धि होती है। और एक और महत्वपूर्ण कारक है वो पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है उसमें रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो निरंतर रूप से ऊष्मा का उत्सर्जन करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाने पर बढ़ता रहता है। लेकिन ये लगातार उसी क्रम में नहीं बढ़ता कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, नहीं। ये मतलब जो एक सीमा के बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं
टेम्परेचर तो बढ़ता है लेकिन घटती दर के साथ बढ़ता है, मतलब इसी दर से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो घटती दर के साथ में टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भूकंपीय तरंगे। जो भूकंपीय तरंगे हैं ये भी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें किस तरीके से बताती हैं। तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक बॉडी वेव, एक सरफेस वेव, यानी काया तरंगे या भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो हम देखते हैं जो काया तरंगे हैं या भूगर्भिक तरंगे हैं वो क्या है, कि जैसे पृथ्वी के धरातल के अंदर क्या होता है कि कोई भूकंप केंद्र है। ठीक है, ये क्या है, भूकंप केंद्र। और भूकंप केंद्र को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र। ठीक है, या इंग्लिश में इसको कह दिया जाएगा फोकस। ऐसे ही इसका एक और नाम दिया होता है, इनमें से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है कि भूकंप मतलब भूकंप केंद्र कौन सा है। तो एक होता है अवकेंद्र, अवकेंद्र। तो ये भूकंपीय केंद्र है। तो भूकंप, जब भूकंप आएगा पृथ्वी के धरातल के अंदर तो क्या होता है, इससे अनेक तरंगे बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो चारों तरफ क्या होता है, तरंगे निकलती हैं। ठीक है, ऐसे तरंगे निकलेंगी। ऐसे क्या होगा, ऐसे चारों तरफ तरंगे निकल के इधर उधर अनेक दिशाओं में जाती हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये जो भूगर्भ से यानी पृथ्वी के भूगर्भ से जो तरंगे निकल रही हैं वो कौन सी तरंगे हैं, ये है पी और एस तरंगे। ठीक है, ये है पी और एस तरंगे। तो पी और एस तरंगों को काया केंद्र भूगर्भिक तरंगे या बॉडी वेव काया तरंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के गर्भ से निकलती हैं, इसीलिए इनको पी तरंगे, एस तरंगों को काया तरंगे कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है यहाँ पर कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पृथ्वी के धरातल पर कहाँ जाकर मतलब टकराती हैं ये तरंगे, उसको कहा जाता है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, अधिकेंद्र। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कह दिया जाता है एपिसेंटर, एपिसेंटर। ठीक है, तो एपिसेंटर क्या है, अधिकेंद्र क्या है, कि जब भूकंपीय तरंगे भूकंप केंद्र से निकलकर पृथ्वी के धरातल पर जिस स्थान पर सबसे पहले हमें महसूस होती हैं उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र भूकंप केंद्र के समकोण पर होता है, लगभग ये 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो ये हम अधिकेंद्र और अवकेंद्र के बारे में हमने देख लिया है। तो भूकंपीय तरंगे आपको भूगर्भीय तरंगे समझ में आ गई होंगी, कौन सी होगी, एक पी तरंग है और एक है एस तरंग। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर एक है धरातलीय तरंगे। तो धरातलीय तरंगे क्या होती हैं कि जब ये भूगर्भिक तरंगे पी और एस तरंगे निकलती हैं तो क्या होता है, जो पृथ्वी के धरातल है, पृथ्वी के धरातल है, इस पे जो पदार्थ पाए जाते हैं उनसे क्या करती हैं, उनसे अन्योन्य क्रियाएं करती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि एक और तरंग का निर्माण होता है, उसका नाम है धरातलीय तरंगे। तो जो धरातल के ऊपर भूगर्भिक तरंगों के द्वारा उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है धरातलीय तरंगे। ये है धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो धरातलीय तरंगे क्या है, एक तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे हैं। पी और एस तरंगे विनाशकारी नहीं होती, धरातलीय तरंगे विनाशकारी होती हैं। जो धरातल पर बहुत सारा नुकसान हमें देखने को मिलता है वो धरातलीय तरंगों के द्वारा होता है। ये क्या है, ये विनाशकारी है। ठीक है, और ये अधिक दूरी तक चलती हैं, इनकी दूरी भी क्या है, अधिक है। ठीक है, सरफेस के सारे सारी अधिक दूरी तक चलती हैं। और इनकी गति कैसी है, गति इनकी कम रहती है। पी और एस तरंगों की तुलना में इनकी गति क्या होती है, इनकी गति कम रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये है पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे क्या है। ठीक है, तो पी तरंगे प्राथमिक तरंगे क्या है, इनको प्राथमिक तरंगे क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब हमने देखा कि लास्ट के क्वेश्चन में जैसे ये पी तरंगे हैं, तो जो पी तरंगों की गति सर्वाधिक होने के कारण ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इसीलिए इनको पी तरंगे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पी तरंगों की जो प्रकृति है वो कैसी है। पी तरंगों की प्रकृति ये ध्वनि तरंगों के समान है। ठीक है, ध्वनि तरंगों के समान।
ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस में कंफ्यूज रहते हैं कि पी तरंगों की गति ध्वनि तरंगों के समान है। एस तरंगों की जो गति है वो हमें प्रकाश तरंगों या फिर जल तरंगे, जैसे एनसीईआरटी में उसमें सविंदर संघ में दिया हुआ है कि जो एस तरंगे हैं उनकी जो प्रकृति है वो प्रकाश तरंगों के समान या जल तरंगों के समान होती है। तो इनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे कोई भी गाड़ी चल रही होती है उससे आवाज निकलती है पी पी की, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ऐसे ही हमें याद कर लेना है कि जो पी तरंगे हैं वो क्या है, ध्वनि फैलाती है, यानी ध्वनि प्रदूषण, सॉरी ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम इनकी देखेंगे गति। तो गति क्या है, इनकी गति सब सर्वाधिक गति जो है हमें पी तरंगों की देखने को मिलती है। गति है इनकी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर चलती है, ठीक है। एक है इनका सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, वो है कि ये जो है तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में संचरित होती हैं, ठीक है। ये कैसी तरंगे हैं, ये हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे कैसे हैं ये हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर एक और हम लिखेंगे कि ये जो पी तरंगे हैं ये कैसी हैं, ये मतलब इनका छाया क्षेत्र देखते हैं तो ना, छाया क्षेत्र। तो छाया क्षेत्र कैसा है, कितना है इनका, छाया क्षेत्र है इनका 105 से 145 के बीच में, डिग्री के बीच में। कहीं कहीं 103 से 143 भी लिखा जाता है और कहीं कहीं 105 से 145 के बीच में भी लिखा जाता है। तो जो एस तरंगे हैं, सबसे एक चीज और देखते हैं कि इन तरंगों के चलने से हमें घनत्व में अंतर देखने को मिलता है, पदार्थों के घनत्व में, ठीक है। घनत्व में अंतर देखने को मिलता है, कैसे, क्योंकि इनकी गति ऐसे होती है, कैसे, जैसे हमने कहा कि ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, कैसे हैं, जैसे ये कोई तरंग चल रही है, ये है पी तरंग, ठीक है। ये क्या है, ये पी तरंग है। तो इसके चलने की दिशा क्या है, हम इसको थोड़ा अलग कलर से देख लेते हैं। जैसे पी तरंगों की चलने की गति क्या है, ये मान लो इनकी दिशा है, पी तरंगों की क्या है, दिशा है। तो इसके अंदर जो ऊर्जा कण होते हैं वो गति कर रहे होते हैं, तो उनकी गति भी कैसी होती है, जिस दिशा में पी तरंगों की गति होती है उसी दिशा में जो है जो कण है, ऊर्जा कण है, जैसे ये इसके ऊर्जा कण है, ठीक है। ये क्या है, ये सभी इसके ऊर्जा कण हैं। तो इनकी गति भी इसी दिशा में हो रही होती है, ठीक है, ऐसे आगे पीछे, ठीक है। तो ऐसे कैसे इनकी गति हो रही होती है। तो इससे क्या होता है कि जो पी तरंगे हैं वो फैलती हैं, संकुचित होती हैं, फैलती हैं, संकुचित होती हैं। जब संकुचित होती हैं तो पदार्थों का घनत्व अधिक होता है और जब फैलती हैं तो इनका घनत्व क्या होगा, कम होगा। जैसे ये तरंग है, ये फैली, संकुचित हुई, फैली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। तो एक और लाइन इसमें हम लिख सकते हैं कि पी तरंगों की गति, क्या लिख सकते हैं, एक और लाइन इसमें जोड़ सकते हैं कि पी तरंगों की गति, तरंग की गति और ऊर्जा कणों की गति, जो इसके अंदर ऊर्जा कण है, ऊर्जा कणों की गति समानांतर होती है। गति कैसी होती है, समानांतर होती है, ठीक है। तो ये हमने मोटा मोटा पी तरंगों के बारे में देख लिया है। इनकी प्रकृति हमने देखी, ध्वनि तरंगों के समान होती है। इनकी गति सर्वाधिक होती है, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये इनका महत्वपूर्ण विशेषता या गुण है ठोस, तरल, गैस, यानी ये जो पृथ्वी की तीनों संरचनाएं हैं, आगे हम पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उन तीनों को पार कर जाती है। इनका छाया क्षेत्र जो हम आगे डायग्राम के माध्यम से देखेंगे 105 से 143 के बीच में होता है। और ये घनत्व में, पदार्थों घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि पी तरंग की गति और इसके अंदर जो उष्मा कण होते हैं उनकी गति जो है एक समानांतर दिशा में होती है, इसीलिए इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरी है एस तरंगे। इसको थोड़ा अलग कलर में देख लेते हैं, ठीक है। तो एस तरंगों के बारे में
सबसे पहले हम जैसे इसकी प्रकृति देखते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है इनकी प्रकृति है प्रकाश तरंगों के समान। प्रकाश तरंग या जल तरंगों के समान। जल तरंग या अपने लिखी हुई है जो सविंदर सिंह की बुक है उनमें जल तरंग के समान। ठीक है, एक पॉइंट ये लिख देंगे। दूसरा हम इसमें लिखेंगे इनकी जो गति है, गति कितनी है? गति है इनकी 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इनकी गति है। ठीक है, एक है ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये केवल और केवल ठोस माध्यम में ही संचरण करती हैं। केवल ठोस माध्यम में ही संचरण करती हैं। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और इनका हम छाया क्षेत्र देखते हैं। छाया क्षेत्र कितना होता है? इनका छाया क्षेत्र होता है, पी तरंगों से ज्यादा इनका छाया क्षेत्र होता है। 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में इनका छाया क्षेत्र होता है। यानी ये लगभग पृथ्वी के जो पूरा पृथ्वी का आयतन है उसका लगभग 40% हिस्सा कवर करती हैं। एक है कि जब ये तरंगे चलती हैं तो हमें गर्त और उभार देखने को मिलते हैं। वो किस तरीके से, वो अभी डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, और एक और इनका रह गया कि ये तरंगे क्या है? ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, तो जो ये है कि इसमें गर्त और उभार किस तरीके से देखने मिलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किस तरीके से हैं कि जिस दिशा में एस तरंग चल रही होती है उसके अंदर जो ऊर्जा कण होते हैं उनकी गति उसके विपरीत मतलब ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, यानी समकोण पर होती है। जैसे ये कोई तरंग चल रही है, ठीक है, इसको थोड़ा अलग कलर में देख लेते हैं। जैसे ये तरंग चल रही है, ठीक है, ये क्या है? ये एस तरंग है। इसके चलने की दिशा तो ये है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ऊर्जा कण है उनकी गति कैसी है? उनकी गति ऐसी है। ठीक है, इसके समकोण पर। इसीलिए इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये चलती हैं ऐसे लहर के रूप में चलती हैं तो क्या करती हैं? कहीं गर्त बनाती हैं, ये गर्त बना दिया, और कहीं क्या करेंगी? उभार। जैसे ये उभार हो गया, ठीक है, ये उभार हो गया। तो इस प्रकार से मतलब समझ में आ गया होगा कि जो एस तरंगे है वो क्या है। देखो, द्वितीय तरंगे इनको क्यों कहा गया है, ये मतलब हमने देखा नहीं है। द्वितीय तरंगे इसलिए कहा गया है कि इनकी जो गति है वो पी तरंगों से कम होती है और धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, यानी दूसरे नंबर पर ये पहुंचती हैं। इसीलिए इनको पी तरंगे कहा, सॉरी, द्वितीय तरंगे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं छाया क्षेत्र। तो छाया क्षेत्र क्या है? मतलब छाया क्षेत्र वो होता है कि पृथ्वी के धरातल के अंदर क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं, कुछ तरल अवस्था में होते हैं। तो जैसा हमने देखा कि पी तरंगे तो सभी ठोस तरल गैस तीनों माध्यमों को पार कर जाती हैं, लेकिन हाँ, पी तरंगों की गति भी जब ये तरल माध्यम में जाती है तो इनकी गति कम हो जाती है। ठीक है, और एस तरंगे केवल और केवल ठोस माध्यम में संचरित करती है। इसीलिए हमें कुछ क्षेत्रों पे जो है पृथ्वी के अंदर कुछ छाया क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये है भूकंप केंद्र। पृथ्वी के धरातल के अंदर ये क्या है? ये भूकंप केंद्र है। और एक और हम देखते हैं, जैसे ये है पृथ्वी का कोर। ये है पृथ्वी का आउटर कोर मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी का आउटर कोर है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये भूकंपीय तरंगे जब ये भूकंप केंद्र है, ठीक है, ये भूकंप केंद्र है, तो भूकंप केंद्र से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं तो क्या होता है? ये चारों दिशाओं में फैलती है। ठीक है, जैसा हमने देखा कि ये सभी दिशाओं में ऐसे फैलती है, सभी दिशाओं में क्या करती हैं? गति करती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हम देख लेते हैं कि ये है पृथ्वी का आउटर कोर। ये है आउटर कोर, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं।
या फिर बाहरी कोर या क्रोड। ठीक है, तो बाहरी क्रोड जैसे हम देखते हैं कि ये है अर्ध तरल अवस्था में है, ये हम आगे देखेंगे। ये कैसी अवस्था में है? ये तरल अवस्था में है। तो इससे क्या होता है कि जो अस्तरंगे हैं वो तरल माध्यम को पार नहीं कर पाती है। तो जैसे हम ये देख रहे हैं पृथ्वी का ये भूकंप केंद्र है, तो यहाँ से दोनों ही तरह की जो काया तरंगे निकलते हैं, भूगर्भिक तरंगे, पी और एस तरंगे। ये मान लो ये क्या है? ये मान लो ये है एस तरंगे। ठीक है, एस तरंगे। और इसी से पी तरंगे भी निकल रही है। ये पी तरंगे है, मान लो जो ब्लैक कलर वाली है वो पी तरंगे हैं। ठीक है, लेकिन पी तरंगों की प्रकृति तो तरल अवस्था में संचरण करने की होती है। तो क्या होता है कि पी तरंगे जब आ रही होती हैं तो इनकी गति यहाँ पर जो भारी क्रोड है तरल अवस्था में होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से कुछ तरंगों की गति, पी तरंगों की गति क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी कुछ क्षेत्र हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र जो है ये छाया क्षेत्र, कुछ क्षेत्र बच जाता है जहां से पी तरंगे भी नहीं निकल पाती हैं। तो ये जो ब्लैक वाली है ये क्या है? ये जो हम देख रहे हैं ये सभी हैं पी तरंगे। पी तरंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ क्षेत्र होता है जैसे रेड रेड वाली हम देख रहे हैं, ये है एस तरंगे। तो एस तरंगों का हम छाया क्षेत्र देख रहे हैं वो 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में, मतलब ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, मतलब ये जो बीच का क्षेत्र है, वहां पर एस तरंगे हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो पूरा का पूरा हो जाएगा एस तरंगों का छाया क्षेत्र। तो ये क्या है? ये है एस तरंगों का छाया क्षेत्र। ठीक है, जो रेड वाला है ये क्या है? एस तरंग छाया क्षेत्र। ठीक है, ऐसे ही हमने ब्लैक वाला देखा है कि जो ये वाला एरिया है, ये क्या है? ये जो मतलब पी तरंगे आ रही हैं, तो ये जो आउटर कोर है उसको भी पार करके आ रही हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र को भी पार करके आ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो पी तरंगे आ ही रही हैं, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र, कुछ क्षेत्र ऐसा बच जाता है, जैसे ये वाला हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये वाला जो है, एक बार इसको, जैसे ये है। ठीक है, ये पूरा हम क्षेत्र देख रहे हैं, ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र से पी तरंगे नहीं गुजर रही हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक का है? इसको हम लिखेंगे 100, ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो है 105 से 145 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो हम पी तरंगों का छाया क्षेत्र देखते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक का, यानी 105 से 145 तक का जो क्षेत्र है, डिग्री के बीच का क्षेत्र है, वो पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एस तरंगे हैं उनका छाया क्षेत्र बहुत अधिक होता है, और ये पृथ्वी का जो आयतन है उसका लगभग 40% भाग कवर करता है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पी तरंगे हैं वो पृथ्वी के कुल आयतन का कितना जो क्षेत्र कवर करती हैं, वो करती हैं लगभग 40%। और तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं यहाँ पर पी तरंगों का छाया क्षेत्र। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, तो पी तरंगे हैं, इनका छाया क्षेत्र कितना हो जाएगा? 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में। कहीं कहीं ये 103 से 143 के बीच में भी लिखा जाता है। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा। एस तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है? इनका है 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हमने देख लिया कि छाया क्षेत्र किस प्रकार से जो है किसका कितना कितना है। घनत्व में अंतर के आधार पर जो तरंगे हैं उनको अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। पी तरंगे, एस तरंगे, पीजी और एसजी तरंगे, और पी स्टार और एस स्टार तरंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं पी और एस तरंगे। तो पी और एस तरंगे अधिक घनत्व वाले माध्यम में चलती हैं, ठीक है, अधिक घनत्व वाले जो परतें हैं उनमें चलेंगी। और पी स्टार और एस स्टार तरंगे मध्यम घनत्व वाली जो परतें हैं उनमें चलेंगी। और पीजी और एसजी किस में चलेंगी? ये कम घनत्व वाली में, ठीक है, ये कम घनत्व वाले में चलेंगे। तो इनको हम एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कैसे, कि जैसे ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जैसे हम देखते हैं कि सबसे ऊपर घनत्व लगभग 2.8 से 3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब के आसपास होता है, और यहाँ लगभग 5.5 के आसपास होता है। और नीचे नीचे हम जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे जो है टेम्परेचर, वो घनत्व है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे पृथ्वी के धरातल से केंद्र की तरफ जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती जाती है। तो ऐसे ही क्या होगा कि तो सबसे ऊपरी क्षेत्र है जो है धरातल है, वहां पर कौन सी तरंगे चलेंगी? सबसे कम घनत्व वाली तरंगे, सबसे घनत्व कम घनत्व में चलने वाली तरंगे हैं पी और पीजी और एसजी तरंगे। तो यहाँ पर चलेंगी पीजी और एसजी तरंगे, ठीक है। फिर मध्यम यानी मध्यम घनत्व वाले में कौन सी चलेंगी? यहाँ चलेंगी पी स्टार, यहाँ चलेंगी पी स्टार और एस स्टार तरंगे, ठीक है। और जो सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है वहां कौन सी चलेंगी? पी और एस जी तरंगे, पी और एस तरंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनके चलने की गति के या घनत्व के आधार पर तरंगों के ये प्रकार है। और एक चीज और हम देखते हैं जो अपने सविंदर सिंह में दी हुई है, वो है कि जो पी स्टार और एस स्टार तरंगे हैं इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी कोनार्ड महोदय ने, कोनार्ड महोदय ने, ठीक है। और जो पीजी और एसजी तरंगे हैं इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी जेफरीज महोदय ने, ठीक है। तो ये वाली चीज हमें याद होनी चाहिए कि जो पीजी और एसजी तरंगे हैं इनकी खोज किसने की है? पीजी और एसजी तरंगों की जेफरीज महोदय ने। और पी स्टार और एस स्टार तरंगों की खोज किसने की है? ये की है कोनार्ड महोदय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। ये साक्ष्य अपने सविंदर सिंह की बुक में दिए हुए हैं कि लाप्लास महोदय, इन्होंने मतलब जैसे अनेक वैज्ञानिक हुए हैं उन सबके अलग अलग मत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के। और वही यहाँ पर बताया गया है कि लाप्लास की जो वायवीय परिकल्पना है वो क्या बताती है? वो बताती है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। ये किसने कहा है? ये कहा है लाप्लास की वायवीय परिकल्पना ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलान में भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना। तो जो चैम्बरलिन मोल्टन है वो क्या मानते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक सतह ठोस अवस्था में है। इसी प्रकार से जेफरीज और रिटर के अनुसार पृथ्वी की जो केंद्र है, मतलब पृथ्वी के केंद्र की बात हो रही है यहाँ पर, पृथ्वी का केंद्र गैसीय अवस्था में है। और जेम्स और जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके अनुसार पृथ्वी का केंद्र कैसा है? तरल अवस्था में है, ठीक है, तरल अवस्था में, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से थोड़ा याद रखना है कि जो लाप्लास है महोदय हैं उनके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। चैम्बरलिन मोल्टन के अनुसार जो है ठोस अवस्था में है। और जेफरीज रीटर के अनुसार गैसीय अवस्था में है। और जेम्स जीन्स के अनुसार किस में है? ये तरल अवस्था में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी का रासायनिक संगठन तथा विभिन्न परतें। तो स्वेस महोदय ने जो है सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं स्वेस महोदय का जो परतों को लेकर के जो इन्होंने बताया है कि परतें 3 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की आंतरिक सतह 3 परतों से बनी हुई होती है, सियाल, सीमा और निफे, ठीक है। ये तीनों वर्ड हमें याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये चीज हमें याद होनी चाहिए, स्वेस महोदय, ठीक है। तो इनके अनुसार हम देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं उनके बारे में। पहला है सियाल, ठीक है।
तो ये पृथ्वी की जो 3 परतें जो श्वेत हैं, उनके अनुसार हैं, कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली परत है, ये है सियाल, ठीक है? सियाल। ये दूसरी वाली है सीमा और ये जो लास्ट वाली है, ये है नीफे, ठीक है? नीफे। तो इनके आधार पर सियाल के बारे में क्या कहा गया है कि ये पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसके नीचे एक परतदार संरचना है जिसको सियाल कहा गया है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसको सियाल परत कहा गया है, ठीक है? और इसकी जो संरचना है वो ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा बनी हुई है और इसका जो घनत्व है वो है 2.9। इसका घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ठीक है? सेमी क्यूब। इसकी प्रकृति कैसी है? ये अम्लीय प्रकृति की है, ठीक है? और जो इसकी रचना, जो महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई है। तो सियाल के बारे में 2-3 चीजें हो गई हैं कि सियाल जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। सर्वाधिक मात्रा सिलिका और एल्यूमिनियम की होती है और चट्टानों की रचना कैसी? ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है और जो महाद्वीपों की रचना है वो इसी प्रकार की चट्टानों से या सियाल से मिलकर हुई है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो रचना सीमा है, तो सीमा की रचना किससे हुई है? ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट से हुई है, ठीक है? बेसाल्ट और आगन्य से, सॉरी, ग्रेनाइट से हुई है सियाल की। इसका जो घनत्व है वो है 2.9 से 4.7 ग्राम सेमी क्यूब और इसकी प्रकृति है क्षारीय प्रकृति की ये होती है, ठीक है? इसी प्रकार से जो तीसरी जो परत है वो देखी हमने नीफे। तो नीफे जो है कठोर चट्टानों से निर्मित संरचना है और इसमें निकिल और फेरस की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। जैसे इसमें सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसको सीमा कहा गया है। तो उसी प्रकार से नीफे को, इसमें निकिल और फेरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसको निफे कहा गया है। तो इस प्रकार की चट्टानें ये कठोर चट्टानें होती हैं और इनका घनत्व सबसे अधिक होता है। इनका घनत्व होता है 11 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ठीक है? नेक्स्ट है अभिनव मत यानी आईयूजीजी के अनुसार। तो आईयूजीजी क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसके अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है उसको 3 परतों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो हम एक एक को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है भूप्रपर्टी यानी क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट पृथ्वी की सतह जो है उसकी, जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है उसकी सबसे भारी परत है और ये भृगुर प्रकृति की होती है, ठीक है? जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये भृगुर प्रकृति की होती है, ठीक है? इसकी गहराई कितनी होती है ये हम आगे एक बार डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। एक बार यहाँ देख लेते हैं। इसकी गहराई जैसे एनसीईआरटी में अपने दिया हुआ है 5 से 30 किलोमीटर के बीच में, ठीक है? तो 5 किलोमीटर हम देखते हैं। 5 किलोमीटर की गहराई किसके नीचे है? ये है महासागरों के नीचे, जो किससे बने हुए हैं? ये बेसाल्ट से बने होते हैं, ठीक है? इनकी जो क्रस्ट है महासागरों की वो 5 किलोमीटर तक है और इनकी क्रस्ट बेसाल्ट से निर्मित होती है। फिर है कहीं 30 किलोमीटर लिखा होता है तो कहीं 35 किलोमीटर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो 35 किलोमीटर तक जो है महाद्वीपों की संरचना है, महाद्वीपों की क्रस्ट है और ये किससे बनी है? ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है? तो इस प्रकार से क्या है कि जो इसकी गहराई है वो 5 से 30 या 35 किलोमीटर है और अपने एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर की गहराई तक जो हिमालय पर्वत हैं उनकी क्रस्ट पाई जाती है। हिमालय पर्वतों की क्रस्ट कहाँ तक पाई जाती है? ये है 70 किलोमीटर तक, ठीक है? इसके बाद में है घनत्व। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसका घनत्व सबसे कम होता है। ये 2.8 से 3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब के बराबर होता है, ठीक है? और इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान है, मतलब पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो क्रस्ट है उसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना है? 0.5%। और इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है? ये है 1%, ठीक है? इसी प्रकार से मेंटल के जो क्रस्ट है उसके बाद दूसरी परत अपनी आती है, वो है मेंटल, ठीक है? तो मेंटल की गहराई कितनी है? मेंटल की गहराई है 30 से या 35 से 2900 किलोमीटर के बीच में, ठीक है?
30 से 2900, 35 से 2900 किलोमीटर के बीच में। और इसका औसत घनत्व कितना होता है? जो मेंटल है उसका औसत घनत्व जो पृथ्वी का अपनी कुल पृथ्वी का औसत घनत्व होता है उसी के बराबर इसका घनत्व होता है 5.5 ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% है और इसका कुल आयतन जो है पृथ्वी के आयतन का 83% है। यानी जो मेंटल है वो पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान और आयतन सबसे अधिक किसका है? वो मेंटल का है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्थल मंडल। तो स्थल मंडल जो मेंटल है उसी में दो मंडल और हमें देखने को मिलते हैं, एक स्थल मंडल है और एक दुर्बलता मंडल है। स्थल मंडल को कहा जाता है लिथोस्फीयर, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसकी गहराई वैसे तो सामान्य रूप से देखें तो 100 किलोमीटर तक बताई जाती है कि जो मेंटल है यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मिलकर के 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन अपनी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में इसकी गहराई बताई गई है। किसकी? स्थल मंडल की। और एक और बात है यहाँ पर कि स्थल मंडल में क्या आते हैं? यहाँ पर प्राकृतिक भूकंप आते हैं। जो प्राकृतिक भूकंप हैं वो सभी कहाँ से आते हैं? ये आते हैं स्थल मंडल से। ठीक है, एक और इसमें दिया हुआ है दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल जो मेंटल है उसमें 100 किलोमीटर से जो 400 किलोमीटर तक का भाग है उसको कहा गया है दुर्बलता मंडल और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्थोनोस्फीयर। तो दुर्बलता मंडल जो है ये जो मतलब अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि यह अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। तो कई स्टूडेंट का ये भी होता है कि भाई ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है तो इसको अस्तरंगी किस तरीके से पार करती है? देखो ये पूर्ण रूप से तरल अवस्था में नहीं पाया जाता। जैसे अपनी प्लास्टिक होती है या लोहे को गर्म करने के बाद वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, उस अवस्था में ये पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर मतलब वेग उनका कम हो जाता है अस्तरंगों का, लेकिन फिर भी इस भाग को वो पार कर जाती है। ठीक है, तो अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है और जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो यहीं से निकलता है, इसीलिए इसको मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ इस दुर्बलता मंडल में पी और एस तरंगे दोनों की गति कम हो जाती है, इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता है जोन ऑफ लो वेलोसिटी। जोन ऑफ लो वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमने स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बारे में देख लिया है कि जो दुर्बलता मंडल है उसकी जो गहराई है वो 100 से 400 किलोमीटर के बीच में है। ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है और इसको मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है क्योंकि जो ज्वालामुखी फटते हैं उनसे जो मैग्मा निकलता है वो निकलता है दुर्बलता मंडल से, इसीलिए इसको मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। एक है इसको लो जोन ऑफ लो वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर पी तरंगे और एस तरंगों की गति कम हो जाती है, इसीलिए इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा गया है। अपनी सबसे जो आखिरी परत है पृथ्वी की वो है क्रोड, जिसको कोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई निचली मेंटल जो मेंटल है 2900 किलोमीटर से और जो पृथ्वी का केंद्र है वहां तक इसकी गहराई देखने को मिलती है। यानी 2900 किलोमीटर से 6371, कहीं कहीं ये 70 भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, और एनसीईआरटी के तो शायद एक डायग्राम में 78 भी लिखा हुआ है। तो इसकी गहराई कितनी हो गई? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच में। और ये जो कोर है, क्रोड है, इसका तापमान, दाब, घनत्व सबसे ज्यादा अधिक होता है। इसका घनत्व है 11 और कहीं कहीं लिखा होता है 11 से 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, सेमी क्यूब। इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% है और आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना हो गया? 32% और आयतन कितना हो गया? 16%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो IUGG है उसके अनुसार पृथ्वी की 3 परतों के बारे में देखा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अब हम देखते हैं असंबद्धता। तो असंबद्धता क्या होती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो परतें पाई जाती हैं तो दो परतों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसी को असंबद्धता कहा जाता है। तो असंबद्धता में क्या होता है कि हमें जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं
जो संक्रमण क्षेत्र है उसमें हमें घनत्व में अंतर देखने को मिलता है और साथ ही साथ में परतों की अवस्था में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो असममितता क्षेत्र है उसको संक्रमण क्षेत्र कहा गया है। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से तैयार कर लेते हैं, मतलब एक ट्रिक है जिससे हमें पूरी जो असममितताएं हैं वो हमें याद हो जाएंगी। कोमो रे गुले, ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसे हम सभी जो असममितताएं हैं उनको देखेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये जो भाग है यहाँ से और यहाँ तक का, ये है 0 से 30 या 35 किलोमीटर का भाग है। फिर इसके बाद में हम ये देखेंगे, ये हो गया क्रस्ट, ये 30 से 35 किलोमीटर तक क्या है, ये है क्रस्ट, ठीक है, इसको कहा गया है क्रस्ट। और 35 से जो 2900 किलोमीटर का भाग है, 2900 किलोमीटर का भाग है, ये किलोमीटर में है सभी, ठीक है, तो ये वाला है मेंटल, ये क्या है, ये है मेंटल। और 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक यानी 6371 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको कहा गया है कोर। ये क्या है, ये है कोर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रस्ट और मेंटल कोर, इनको भी मतलब अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट ऐसे दो दो भागों में बांटा गया है। ये है, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये है अपर क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट। इसको जो मतलब इनके बीच की जो दूरी है अपर क्रस्ट और सॉरी, ये है अपर क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट। ऐसे ही हम देखते हैं जो मेंटल है उसके भी दो पार्ट हैं, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास में, 700 किलोमीटर के जो ऊपर का भाग है ये वाला है, ये है अपर मेंटल। ये कौन सा है, अपर मेंटल। और ये जो 700 से 2900 किलोमीटर का भाग है इसको कहा गया है लोअर मेंटल, ठीक है, लोअर मेंटल। इसी प्रकार से जो कोर है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, ये है अपर कोर और ये है लोअर कोर। तो अब हम देखेंगे अपर कोर और लोअर कोर की जो बीच की सीमा है वो कितनी है, वो है 5150 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, तो इसमें हमने देखा कि 0 से 35 के बीच में कि जो 30-35 किलोमीटर तक का वो जो भाग है जिनसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है वो किससे निर्मित है, वो है बेसाल्ट से, सॉरी वो है ग्रेनाइट से निर्मित, ठीक है। और जो समुद्र का भाग है जिनसे महाद्वीप बने हैं वो किससे निर्मित है, वो है बेसाल्ट से निर्मित। तो इससे क्या बना है, इससे बने हैं महाद्वीप, ठीक है। और इससे क्या बना है, इससे बना है महासागर। इसकी जो गहराई है वो है 30 से 35 किलोमीटर के बीच में और इसकी है 5 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। जो क्रस्ट है इनकी वो 5 किलोमीटर तक है महासागरों की और महाद्वीपों की है 35 किलोमीटर तक। तो इनका जो घनत्व है वो क्या है, अपर क्रस्ट का घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब और जो लोअर क्रस्ट है उसका घनत्व है 3.3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो अपर क्रस्ट है, अपर जो मेंटल है उसका घनत्व है 4.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब और जो लोअर मेंटल है उसका है 5.5 ग्राम सेमी क्यूब, ठीक है। ये पूरा इसमें लिखा नहीं जाएगा सेमी क्यूब वगैरह, आप देख लेना। ऐसे ही हम देखेंगे कि जो अपर कोर है उसका जो घनत्व है वो है 11, इसका जो घनत्व है वो कितना है, वो 11 है और जो लोअर कोर है उसका घनत्व है 13। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से केंद्र की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर में घनत्व में वृद्धि होती है, वो हम देख भी रहे हैं। 2.7, 3.3, 4.7, 5.5, 11 और 13, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, जो है घनत्व बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ताप, तो ताप का भी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे ताप भी बढ़ता जाएगा। और अब हम देखेंगे कि जो क्रस्ट है इसके जो क्रस्ट मतलब पूरी क्रस्ट आ जाएगी और जो ऊपरी मेंटल है उसका 100 किलोमीटर तक का भाग, 100 किलोमीटर और अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 10 से 200 किलोमीटर, ठीक है। इसको कहा गया है, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है उसको कहा गया है स्थल मंडल, स्थल मंडल। इसके बारे में हम पीछे देख लिए हैं कि स्थल मंडल क्या है, ठीक है। और 200 से 100 से 400 किलोमीटर का जो भाग है, ये मान लो यहाँ तक 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर, इसको कहा गया है दुर्बलता मंडल यानी एस्थोनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल।
ठीक है। और दुर्बलता मंडल को ही क्या कहा गया है, इसको मैग्मा चेंबर कहा गया है, मैग्मा चेंबर। और एक क्या कहा गया था, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसमें किन किन पदार्थों की जो मात्रा अधिक पाई जाती है। हमने देखा था कि जो सियाल, सीमा और नीफे, तो जो ऊपरी क्रस्ट है, जो पूरी क्रस्ट है, वो किससे बनी है, वो बनी है सियाल से, स्वेस महोदय के अनुसार। और जो मेंटल मेंटल पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, वो किससे बना है, वो सीमा से बना है। ठीक है। और जो कोर है वो किससे बना है, वो बना है अधिक घनत्व वाली चट्टाने नीफे से। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब चट्टानों में किस प्रकार से तापमान, घनत्व और दाब में परिवर्तन पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो असमताएं हैं, दो जो परतें हैं, उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र। तो जो क्रस्ट और क्रस्ट यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है। अपर क्रस्ट, अब इनके बीच का असमता क्षेत्र देखेंगे। जैसे ये हो गया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, तो इनके बीच में कौन सी असमता पाई जाएगी, इसकी खोज की थी कोनार्ड महोदय ने। ठीक है। तो इनके बीच में पाई जाएगी, इनके बीच में कौन सी असमता पाई जाएगी, कोनार्ड, कोनार्ड। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे, ये तो क्रस्ट हो गई। ठीक है, ये क्रस्ट हो गई और ये मेंटल हो गई। तो इन दोनों के बीच में कौन सी असमता पाई जाएगी, क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों के बीच में कौन सी पाई जाएगी, इनके बीच में पाई जाएगी मोहरविक, मोहरोविक असमता इनके बीच में पाई जाती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में असमता ही पाई जाती है, उसी प्रकार से जो हम देखेंगे कि जो मेंटल है, चलो इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। जो मतलब मेंटल और क्रस्ट, इनके बीच में हम यही लिख लेते हैं कि इनके बीच में कौन सी असमता पाई जाएगी, इनके बीच में यहाँ जो पाई जाएगी वो है मोहरोविक, मोहरोविक असमता। अब हम देखेंगे कि जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में असमता पाई गई थी, उसी प्रकार से जो मेंटल है उसके बीच में भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इनके बीच में भी एक असमता पाई जाती है, उसको कहा जाता है रेपिटी, रेपेटी। ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी पाई जाती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो मेंटल है, मेंटल और कोर, मेंटल और कोर, इनके बीच में कौन सी असमता पाई जाएगी, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असमता। तो इन दोनों के बीच में कौन सी असमता पाई जाएगी, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असमता पाई जाती है। फिर हम देखते हैं जैसे अपर मेंटल और लोअर मेंटल में देखा था, वैसे ही हम देखेंगे जो अपर कोर और लोअर कोर है, अपर कोर और लोअर कोर, इसमें कौन सी असमता पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी लेहमान असमता, लेहमान असमता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें असमताएं पाई जाती है। जैसे हमने देखा कि जो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, इसके बीच में पाई जाएगी कोनार्ड। फिर जो क्रस्ट और मेंटल है उसके बीच में पाई जाएगी मोहरविक। और इसके बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी जो असमता पाई जाती है, वो है मोहरविक असमता, मेंटल और क्रस्ट के बीच में। ठीक है। फिर है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी असमता, और फिर मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असमता, और जो कोर है, अपर कोर और लोअर कोर, इसके बीच में पाई जाएगी लेहमान असमता। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आ गई होगी। और अभी के लिए इतना ही। ठीक है। तो इसी के साथ में अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।